हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना ऑन डिसबर्समेंट किया है, कितना ऑफ बुक डिसबर्समेंट मतलब बीसी में या को लेंडिंग में डिसबर्समेंट किया है, फिर टोटल डिसबर्समेंट कितना हुआ है, इक्विटी इन्फ्यूजन कितना हुआ है। निम का मतलब है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और इसके लिए हमें अपनी टोटल फाइनेंशियल इनकम में से मीन्स इंटरेस्ट इनकम में से माइनस करना है। उस इनकम को जनरेट करने के लिए जो डेट लिए हुए हैं उन्हें माइनस करना है, तो ये आ जाएगा हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नॉर्मली एनबीएफसी में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 10% या उससे ज़्यादा रहता है। आरओए का मतलब है रिटर्न ऑन एसेट, यानी कि जो मेरा रिटर्न आया है टोटल एसेट्स पे। टोटल एसेट्स लेनी है मुझे बैलेंस शीट की फिगर, और रिटर्न लेना है मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है टोटल मेरी जो इक्विटी है उस पे मुझे कितना रिटर्न आया है। रिटर्न ऑन एसेट्स हमारा कम से कम भी नहीं तो 4% रहना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी मिनिमम 20% रहनी चाहिए। गेयरिंग का मतलब है कि हमने जो फंड लगाया उस फंड से हमने बुक साइज कितना बनाया। मतलब अगर मान लीजिए 10 करोड़ का फंड है तो मेरी टोटल बुक अगर ऑफ बुक और मैनेज्ड बुक मिला करके 30 करोड़ है तो यहाँ पे गेयरिंग हो जाएगी 3 टाइम्स, और अगर 40 करोड़ है तो गेयरिंग हो गई 4 टाइम्स। मीन्स हमने कितनी बार चर्न किया हुआ है पैसे को। ऑपेक्स डिवाइडेड बाय AUM। ऑपेक्स का मतलब है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो मेरे टोटल खर्चे हैं और जो मेरा टोटल AUM है उन दोनों को डिवाइड करके देखना है। टीयर 1 करार और टीयर 2 करार ये एक अलग कैलकुलेशन है, और टोटल करार। ग्रॉस NPA मीन्स कि जो हमारा ऐसा लोन जो 90 डेज या उससे ज़्यादा की ओवरड्यू है, उस ओवरड्यू अमाउंट का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है टोटल। और नेट NPA निकालने के लिए हमें ये देखना होता है कि हमारा जो ग्रॉस NPA है उसके अगेंस्ट हम प्रोविज़न कितना कर चुके हैं, उस प्रोविज़न को माइनस कर दीजिए तो नेट NPA आ जाता है। इस रिपोर्ट में हमें ब्रांच वाइज अपने NPA बताने हैं, मीन्स हमें NPA की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। तो ब्रांच का नाम लिखना है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट में है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपना हमने कितना प्रोवाइड फॉर किया है, कितना लॉस लिया है वो मेंशन करना है। आइडली NPA 1 या 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ हमें कंपनी की टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल के बारे में बताना है। मिनिमम हमारी टोटल जो कैपिटल है 15% की होनी चाहिए। मीन्स अगर हमारी टोटल रिस्क वेट एसेट 100 रुपये है तो हमारी खुद की कैपिटल 15% होनी चाहिए। ये RBI की रिक्वायरमेंट है, और इससे अधिक कैपिटल है अगर हमारी 15 से ज़्यादा है तो और ज़्यादा अच्छा है। इस रेशो से बेसिकली ये देखा जाता है कि किसी अनफोर्सीन इवेंट के केस में कंपनी कितना लॉस बेयर कर पाएगी। अनफोर्सीन इवेंट्स लाइक कोविड और डिमोनेटाइजेशन। तो RBI चाहता है कि जितनी भी लेवरेजिंग कोई NBFC कर रही है उसमें कम से कम 15% उसकी खुद की कैपिटल लगी हुई हो। इस कैलकुलेशन में हमें अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल बतानी है, रिजर्व एंड सरप्लस बताने हैं, कोई शेयर प्रीमियम लिया हुआ है वो बताना है, और कोई P&L में जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो सब इसमें लेना है, और इसमें से शेयर इशू एक्सपेंस माइनस करने हैं। इंटेंजिबल एसेट, कोई डेफर्ड टैक्स एसेट है वो सब माइनस करते हुए हमारी टीयर 1 कैपिटल आ जाएगी। फिर इसके बाद हमें अपनी सबऑर्डिनेटेड डेट, अब यहाँ सबऑर्डिनेटेड डेट मैक्सिमम 50% ऑफ द टीयर 1 कैपिटल हो सकते हैं। यानी कि अगर हमारी टीयर 1 कैपिटल 10 करोड़ है और सबऑर्डिनेटेड डेट 6 करोड़ है तो कैलकुलेशन पर्पज से हम खाली 5 करोड़ ही कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड एसेट्स दैट कैन बी मैक्सिमम अप टू 1.25% ऑफ रिस्क वेट एसेट। अगर हमारी रिस्क वेट एसेट से 400 करोड़ है तो 400 करोड़ का 1.25% मीन्स 5 करोड़ तक का प्रोविजन लेना है यहाँ। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड करके टीयर 2 कैपिटल बनेगी। इन दोनों को जोड़कर टीयर 1 और टीयर 2 को जोड़कर टोटल कैपिटल बनेगी।